सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्ज़ाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम मंथन 24/7 यूट्यूब चैनल पर। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और तैयारी अपनी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम आने वाला हो या फिर अभी नहीं हो रहा हो, आपको अपनी तैयारी नहीं छोड़नी है। तैयारी लगातार करते रहना है, क्योंकि यही टाइम होता है तैयारी को अपनी को धार देने का। अगर आप इसी दौरान अच्छी तैयारी कर लेते हैं तो आप एक नौकरी पाने के बजाय एक अच्छी रैंक भी पा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और जो हमारा टॉपिक चल रहा है वर्ल्ड ज्योग्राफी में, आज का हमारा टॉपिक है वायुदाब पेटियाँ। पिछली वीडियोज़ में मैं आपको जलवायु विज्ञान पढ़ाया था, तो उसमें आपको बता चुका हूँ संघनन, कंडेंसेशन जो है और बाकी सब एटमॉस्फेरिक जितनी भी घटनाएँ हैं सभी के बारे में बता चुका हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है वो है वायुदाब पेटियाँ। इसे पढ़ेंगे, हम जानेंगे कि पृथ्वी पर कहाँ कहाँ पर कौन कौन से प्रेशर बेल्ट्स हैं, यानी कहीं पर लो प्रेशर बेल्ट होगी, कहीं पर हाई प्रेशर बेल्ट होगी, तो वो क्यों हैं और कहाँ पर हैं। तो इस चीज़ पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने आपको वीडियो में जब आपको जलवायु विज्ञान पढ़ाई थी तो उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जो आपको ध्यान रखने लायक है कि ओपन सिस्टम में जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पर प्रेशर कम होगा। और इसका कारण भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि जब जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ की वायु गर्म होकर फैलेगी। अगर फैलेगी तो एयर डेंसिटी कम होगी, जिस कारण वहाँ पर प्रेशर कम होगा। ठीक है, तो ये क्लोज सिस्टम के अपोजिट है। क्लोज सिस्टम में इसका उल्टा होता है, जितना टेम्परेचर ज़्यादा उतना प्रेशर ज़्यादा। लेकिन ओपन सिस्टम में, यहाँ वायुमंडल में जितनी भी टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना ही कम वहाँ पर प्रेशर होगा। उसी चीज़ को अप्लाई करते हुए देखिए, आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, तो पृथ्वी पर यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था पिछली वीडियो में, अक्षांश और देशांतर बताए थे। तो 0 डिग्री जो अक्षांश है इसे हम बोलते हैं आपकी भूमध्य रेखा। तो जब सूर्य की किरणें लगभग यहाँ, आप सभी जानते हैं 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ, ये यहाँ पर क्या है, कर्क और मकर रेखाएं हैं। तो सूर्य की जो किरणें हैं वो साल भर इसी रीजन में सबसे ज़्यादा पड़ती हैं, और इसी वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर होता है हाई। टेम्परेचर हाई होगा तो यहाँ का प्रेशर भी कम होगा। ठीक है, अब हमने पृथ्वी को तीन क्षेत्रों में बांटा हुआ है। जो आपका एक ये क्षेत्र है कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का क्षेत्र, इसे बोलते हैं हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी ट्रॉपिकल रीजन। अब इससे ऊपर 66.5 डिग्री तक जाएं, यहाँ हम जाएं आर्कटिक सर्कल तक और यहाँ पर जाएं अंटार्कटिक सर्कल तक। तो इस पार्ट को हम बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। कौन सा? उपोष्ण। और इसे इंग्लिश में बोले तो इसे बोलते हैं टेम्परेट जोन बोलते हैं। अब यहाँ ये बच गया पार्ट, इसे हम बोलेंगे शीत कटिबंधीय क्षेत्र, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है, टेम्परेचर इसका होता है बहुत ही कम, और इसी वजह से इसे बोलते हैं शीत कटिबंधीय क्षेत्र। और जो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र मैंने आपको बताया था, यहाँ पर इस ट्रॉपिकल रीजन और इस शीत कटिबंधीय क्षेत्र की जो है एक जैसी समस्या यहाँ पर प्रॉपर्टीज मिलती हैं। यानी कि यहाँ पर इस शीत कटिबंधीय क्षेत्र की भी प्रॉपर्टी होंगी और यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की भी प्रॉपर्टी होंगी। इसी वजह से क्या बोलते हैं? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, ये तो हो गई हमारी पृथ्वी को हमने किस तरह से डिवाइड किया हुआ है 3 पार्ट्स में। अब बात आती है प्रेशर बेल्ट्स की। प्रेशर बेल्ट का निर्माण वहाँ होगा जहाँ पर 2 रीजन्स मिलेंगे। देखिए, एक रीजन ये है, यहाँ पर जहाँ उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र मिल रहे हैं, एक यहाँ पर जहाँ उपोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंधीय क्षेत्र यहाँ मिल रहे हैं। ठीक है, ये प्रेशर बेल्ट्स बनेंगे यहाँ पर लगभग। अब इन्हीं प्रेशर बेल्ट्स पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, यही प्रेशर बेल्ट यहाँ बनेंगी और इन्हीं पर अब हम चर्चा करेंगे। देखिए, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 0 से 5 डिग्री और 0 से 5 डिग्री साउथ और 5 डिग्री नॉर्थ, इतना रीजन आप यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, ये तो यहाँ तक आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। 0 से 5 डिग्री नॉर्थ और 0 से 5 डिग्री साउथ, यहाँ पर जो है साल भर लगभग सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं, चाहे सूर्य हमारा कर्क रेखा की तरफ हो चाहे मकर रेखा की तरफ हो। लेकिन यहाँ पर जो टेम्परेचर है हमेशा ज़्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साल भर सूर्य की स्थिति का यहाँ फर्क नहीं पड़ता, इतने रीजन में सूर्य किरणें हमेशा ही सीधी पड़ेंगी। जब यहाँ पर सूर्य किरणें हमेशा सीधी पड़ेंगी तो इसका मतलब यहाँ पर टेम्परेचर कैसा होगा? टेम्परेचर होगा यहाँ पर हाई।
टेम्परेचर यहाँ पर हाई होगा। टेम्परेचर हाई होगा तो यहाँ पर प्रेशर कैसा होगा, जैसा मैंने आपको बताया था, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा एटमॉस्फेयर में वहाँ पर प्रेशर होगा कम, तो यहाँ पर प्रेशर हो जाएगा कम। टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हवा गर्म होगी, हवा फैलना शुरू करेगी और यहाँ पर प्रेशर हो जाएगा कम। और प्रेशर कम होने की वजह से, और आप सभी जानते हैं कोरियोलिस फोर्स, एक आपने नाम सुना होगा कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स क्या है कि जब पृथ्वी हमारी अपनी अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूर्णन करती है, तो उस घूर्णन गति के कारण हवाओं पर एक बल लगता है जिसे हम बोलते हैं आपका कोरियोलिस फोर्स। ये बल किस तरह से लगता है, सपोज करें मैं यहाँ खड़ा हूँ, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है इस तरह से, ठीक है। जब इस तरह से मैं इधर जा रहा हूँ तो जो फोर्स है वो इधर की तरफ काम करेगा, पृथ्वी इधर घूमेगी, फोर्स इधर की तरफ काम करेगा, और जो हवाएं हैं उत्तरी गोलार्ध में जो ऊपर से आएंगी वो इस फोर्स के कारण इधर मुड़ जाएंगी, जो दक्षिणी गोलार्ध में नीचे की तरफ से आएंगी वो भी इधर की तरफ मुड़ जाएंगी, यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में वो अपने सीधे हाथ की तरफ मुड़ेंगी और सदर्न हेमिस्फीयर में अगर हम पीछे से देखें तो अपने उल्टे हाथ की तरफ मुड़ेंगी। तो ये होता है कोरियोलिस फोर्स। और कोरियोलिस फोर्स जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है पोल्स पर और सबसे कम होता है यहाँ पर भूमध्य रेखा पर, ठीक है। जब यहाँ पर भूमध्य रेखा पर कम होगा तो इसका मतलब यहाँ क्या है, ये हवाओं को कम मोड़ेगा, ठीक है। पोल्स पर ज़्यादा होता है लेकिन पोल्स पर भी इतना इफेक्टिव नहीं हो पाता, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वायु है वो ज़्यादा घनी होती है, यहाँ पर घनत्व अधिक होता है वायु का, वायु होती है भारी, भारी होने की वजह से कोरियोलिस फोर्स यहाँ पर भी इफेक्ट ज़्यादा नहीं डाल पाता। एक ऐसा रीजन है जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये रीजन ऐसा है जहाँ पर कोरियोलिस फोर्स सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है लेकिन इफेक्टिव भी बिल्कुल नहीं होता। पोल्स पर कोरियोलिस फोर्स सबसे ज़्यादा होगा लेकिन इफेक्टिव कम होगा, इफेक्टिव जो होगा वो इस रीजन में सबसे ज़्यादा होगा। देखिए अब कोरियोलिस फोर्स अगर कम होगा तो हवाएं मुड़ नहीं पाएंगी, हवाएं सीधे ऊपर उठेंगी। हवाएं जब ऊपर उठेंगी, आप सभी ने देखा है हवाएं चलती हैं सीधी तो आप उन्हें पवन बोलते हैं क्षैतिज दिशा में। जब हवाएं ऊपर उठेंगी तो यहाँ पर हवाएं चलती हुई महसूस नहीं होंगी, मतलब जैसे हवाएं चलती हमें अपने डेली लाइफ में हम देखते हैं यहाँ पर, ऐसी हवाएं चलती हुई महसूस नहीं होंगी, हवाएं सीधी ऊपर उठेंगी। तो इसी कारण इस क्षेत्र को हम बोलते हैं शांत क्षेत्र। शांत क्षेत्र क्यों? क्योंकि यहाँ हवाएं बिना शोर करे, बिना गति के यहाँ पर ऊपर की तरफ उठती हैं, इसी वजह से शांत क्षेत्र बोलते हैं। और दूसरा नाम भी अगर आप इसका बोले तो वो है डोलड्रम, इसी को हम बोलते हैं डोलड्रम। अब यहाँ पर जब टेम्परेचर कम होगा और वायु ऊपर उठेंगी तो यहाँ पर कैसा क्षेत्र बनेगा? लो प्रेशर का क्षेत्र। 0 से 5 डिग्री नॉर्थ और 0 से 5 डिग्री साउथ, ये कैसा होगा? लो प्रेशर जोन, ठीक है। अभी मैं आपको फिगर से यहाँ पर बहुत अच्छे से कुछ सेल हैं जैसे हेडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल, इनको भी यहाँ समझाने वाला हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा पहले यहाँ समझें, ठीक है। ये लो प्रेशर जोन हो गया। अब जो हवाएं यहाँ से ऊपर उठेंगी, देखिए इस भूमध्य रेखा से जो हवाएं ऊपर की तरफ उठेंगी वो ऊपर की तरफ चलेंगी जब, तो यहाँ पर इस अक्षांश पर 23.5 से 35 अक्षांश पर नीचे की तरफ उतरेंगी। जब यहाँ नीचे की तरफ उतरेंगी तो यहाँ पर हवाएं जब नीचे की तरफ उतरेंगी तो यहाँ प्रेशर लगेगा ज़्यादा, इसी वजह से ये जो जोन होगा आपका हाई प्रेशर जोन। इसे बोलते हैं उपोष्ण वायुदाब पेटी। क्या बोलते हैं? उपोष्ण वायुदाब पेटी। देखिए जो मैं आपको नॉर्थ में बता रहा हूँ, नदर्न हेमिस्फीयर में, वही कंडीशन सेम यहाँ सदर्न हेमिस्फीयर में होगी। तो मैं पेटियाँ जो बताऊंगा वायुदाब पेटियाँ सिर्फ नॉर्थ हेमिस्फीयर की बताऊंगा, जिससे आपको सेम बिल्कुल यही कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई होगी। उपोष्ण वायुदाब पेटी, इसे अगर इंग्लिश में बोले तो सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट। अगर इंग्लिश में इसका नाम लिखूँ मैं, सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट, ठीक है। अब इस चीज को हम यहां समझते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है यहां से हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं। ये हवा ऊपर की तरफ उठी और यहां से ऊपर की तरफ उठती है। ये हवा दो डायरेक्शन में मुड़ जाती है, एक इसका पार्ट चला जाता है नदर्न हेमिस्फीयर की तरफ, एक चला जाता है सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ। यहाँ से जब ये हवा ऊपर की तरफ जाएगी तो यहाँ पर ये धीरे धीरे ठंडी होती चली जाएगी और यहाँ पर इसका प्रेशर, वायु ठंडी होगी तो प्रेशर ज़्यादा होगा और ये हवा नीचे बैठेगी यहाँ पर, जो मैंने आपको बताया था कौन सा क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र 23.5 से 35 डिग्री के बीच का क्षेत्र। यहाँ पर जब हवा नीचे बैठेगी तो यहाँ पर एक सेल बनेगी जिसे हम बोलेंगे हेडली सेल। कौन सी सेल? हेडली सेल। हेडली सेल, ठीक है। ये तो हो गई आपकी हेडली सेल। अब हम चलते हैं पोलर रीजन की तरफ। यहाँ पर 90 डिग्री पर आप सभी जानते हैं साउथ नॉर्थ पोल है और नीचे यहाँ पर साउथ पोल है। यहाँ ठंडा क्षेत्र है, टेम्परेचर कैसा है? कम, तो यहाँ पर होगा प्रेशर ज़्यादा।
प्रेशर ज़्यादा होगा और यहाँ पर इसकी अपेक्षा प्रेशर कम होगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी अपेक्षा कम तापमान होगा। सॉरी, तापमान यहाँ ज़्यादा होगा, तापमान यहाँ कम होगा, तापमान यहाँ कम होगा और यहाँ ज़्यादा होगा। मैं सॉरी उल्टा बोल गया। अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वायु चलती है तो हवा इस तरह से यहाँ आएगी। ध्यान से इस फिगर को ध्यान से समझोगे तो आपको प्रेशर बेल्ट बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। हवा इस तरफ आई। अब होता क्या है, जब ये हवा नीचे बैठती है, यहाँ पर जब ये हवा नीचे बैठेगी तो इसके दो पार्ट्स होंगे। एक पार्ट चला जाएगा ऊपर इधर की तरफ और एक पार्ट इधर की तरफ आएगा। ठीक है, ये एक सर्कुलर बन गया, सर्कुलेशन मोशन बन गई एक सर्कुलर। अब ये हवा जब यहाँ ऊपर जाएगी, जब पूरा फिगर बन जाएगा, मैं इसे आपको एक अच्छे तरीके से और समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर ये वायु पहुंची। जब ये वायु दोनों यहाँ पर टकराती हैं तो यहाँ पर इन्हें नीचे बैठने के लिए कोई भी जगह नहीं है, ये यहाँ नीचे नहीं बैठ सकती। इसी वजह से ये हवा जो है यहाँ पर ऊपर उठेंगी। जब ऊपर उठेंगी तो ऊपर जाकर, आप सभी को पता है, जब हवाएं ऊपर उठती हैं तो संघनन की क्रिया होती है, यानी कि जब जैसे जैसे हवाएं ऊपर की तरफ जाएंगी उनका टेम्परेचर डाउन होगा, टेम्परेचर डाउन होगा तो क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, क्लाउड का फॉर्मेशन होगा तो वहाँ पर रेनफॉल भी होगी। तो ये जो रीजन है यहाँ पर रेनफॉल भी होती है, यहाँ क्लाउड का फॉर्मेशन भी होता है। अब होता क्या है, यहाँ से कुछ हवाएं इस इक्वेटर की तरफ चली जाती हैं, ठीक है, और कुछ हवाएं पोल्स की तरफ मुड़ जाती हैं कोरियोलिस फोर्स के कारण। इस कोरियोलिस फोर्स के कारण हवाएं दो डायरेक्शन में मुड़ जाएंगी। अगर ये यहाँ पर कोरियोलिस फोर्स नहीं लगता इस रीजन में, इसे बोलते हैं सब पोलर बेल्ट, सब पोलर बेल्ट। अभी प्रेशर बताऊंगा मैं, यहाँ पर लो होगा हाई होगा। ठीक है, ये हवाएं जब यहाँ आएंगी, अब आप जैसा देख पा रहे हैं इक्वेटर की तरफ से एक हवा जो पहले आ रही थी ऊपर और इधर की तरफ से भी एक ठंडी हवा आ रही है, जब यहाँ दोनों मिलेंगी तो यहाँ पर एक संक्रमण क्षेत्र बनेगा और यहाँ पर इनके नीचे बैठने के लिए जगह है। देखिए यहाँ पर जब ये हवाएं मिल रही थी तो यहाँ नीचे बैठने के लिए जगह इन्हें नहीं मिली थी, इन हवाओं को नीचे बैठने के लिए यहाँ पर जगह मिलेगी। तो ये हवा इस तरह से ये भी नीचे उतर जाएगी। ठीक है, अब आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब देखिए यहाँ से जो हवा आ रही थी वो भी यहाँ बैठ रही है और इधर से जो हवा आ रही थी वो भी इधर ही बैठ रही है, नीचे की तरफ बैठ रही है। तो ये जो रीजन है, जो मैंने आपको सब ट्रॉपिकल रीजन बताया था, सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट, यहाँ पर क्या है, इसे हम हॉर्स लैटिट्यूड भी बोलते हैं। कौन सा? हॉर्स लैटिट्यूड। हॉर्स लैटिट्यूड क्यों बोलते हैं? 23.5 से 35 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर जो है हवाएं नीचे बैठ रही हैं। तो यूरोप में जब व्यापार करते थे लोग पहले पुराने टाइम में, तो यहाँ पर जो पहले आपने नाव देखी होंगी, जो पाल वाली नाव होती थी, जो हवा के द्वारा हवा के साथ चलती थी, तो यहाँ पर हवाएं सीधी ना चलकर जब नीचे की तरफ बैठती हैं तो उनमें गति नहीं हो पाती है। जहाज जो है वो गति नहीं कर पाते, क्योंकि वो पाल जो हवा से चलते थे, इसी वजह से हवाएं नीचे बैठती हैं तो जहाज नहीं चल पाते थे, उन पर प्रेशर लगता था। देखिए जब ये हवाएं ऊपर से नीचे बैठेंगी इस तरह से, और यहाँ पर आपकी एक नाव है, ये जब इस पर यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा तो ये यहाँ डूबने के चांस इसके ज़्यादा रहेंगे। जब लोग यहाँ व्यापार के लिए जाते थे तो यहाँ अपने साथ घोड़े रखकर इस जहाज में यहाँ पर घोड़े ले जाते थे। जब इन्हें इस अक्षांश के बीच में जब इनकी नाव आती थी, जब इस अक्षांश के बीच में इनकी नावें आती थी, तो जब यहाँ प्रेशर ज़्यादा लगता था, इन्हें लगता था कि अब हमारी नाव डूब जाएगी। तो इसी वजह से यहाँ पर वजन कम करने के लिए यहाँ पर जो घोड़े होते थे, इन्हें ये यहाँ से इसे समुद्र में फेंक दिया करते थे। इसी को जब घोड़ों को नीचे फेंक दिया जाता था तो यहाँ पर इसी अक्षांश का एक नाम पड़ गया हॉर्स लैटिट्यूड, यानी कि अश्व अक्षांश। अश्व अक्षांश। अगर आपसे अब कोई पूछे कि अश्व अक्षांश क्या है, तो अब आप उम्मीद है कि इसे बता सकते हैं। ये हेडली सेल बनी, इसके ऊपर एक और सेल बनी, जैसा आप देख पा रहे हैं, एक सर्कुलर मोशन बना, इसे बोलते हैं हम फेरल सेल। फेरल सेल, ठीक है। इसी तरीके से जब हवाएं, ये वाली हवा इस तरह से पोल की तरफ जाएगी तो यहाँ पर ये ठंडी होती चली जाएगी और ठंडी होते होते नीचे उतरना शुरू कर देगी। ठीक है, इस सेल को बोलेंगे हम पोलर सेल। पोलर सेल यानी ध्रुवीय क्षेत्र, ध्रुवीय सेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आप एक चीज आपको ने नोटिस करी होगी, जो मरुस्थलों का निर्माण है, चाहे वो दक्षिणी गोलार्ध हो या फिर उत्तरी गोलार्ध हो, वो इसी अक्षांश के बीच में होता है। जहां हॉर्स लैटिट्यूड है, यहीं पर आपका ज़्यादातर मरुस्थलों का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि हवाएं जो हैं जब ऊपर उठती हैं, ठंडी होती हैं, जलवाष्प होती है उनमें,
तो वहाँ पर एक क्लाउड का फॉर्मेशन करेंगे। देखिए यहाँ हवाएं ऊपर उठ रही हैं तो यहाँ क्लाउड बनेंगे, यहाँ हवाएं उठ रही हैं तो यहाँ भी क्लाउड बनेंगे, यहाँ बारिश होगी। लेकिन यहाँ हवाएं नीचे बैठती हैं तो जब ऊपर से आएंगी तो यहाँ तो ठंडी हवा होगी, लेकिन जैसे जैसे नीचे की तरफ आती जाएगी ये हवा गर्म होती चली जाएगी, पृथ्वी के जितने समीप आएगी गर्म होती चली जाएगी, और जो इसकी जल की बूंदें हैं वो जल वाष्प में ही रह बदल जाएंगी, जबकि वो रेनफॉल की वाटर ड्रॉप्स में चेंज नहीं हो पाएंगी, संघनन नहीं हो पाएगा, यहाँ पर संघनन नहीं हो पाएगा। इसी कारण यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, चाहे वो नॉर्थ रीजन हो, नदर्न रीजन हो, चाहे वो सदर्न रीजन हो। तो इसी वजह से जो आपके मरुस्थल हैं वो इसी क्षेत्र में ज़्यादा पाए जाते हैं। आपको सेल के बारे में पता चला, फेरल सेल, हेडली सेल और पोलर सेल। इसकी जो व्याख्या की थी हेडली ने की थी, इसी वजह से इसे हेडली सेल बोला जाता है। इसको जो बताया था वो फेरल ने बताया था, इसी वजह से इसे फेरल सेल बोलते हैं, और इसे पोलर सेल बोलते हैं क्योंकि पोल की तरफ है। ठीक है, 3 तरीके की सेल है। इसे ट्राइसेलुलर सिद्धांत बोलते हैं, यानी त्रिकोशिकीय सिद्धांत। ठीक है, ये हो गई आपकी प्रेशर बेल्ट। तो इसी तरह से अगर आप बताएं तो इस फिगर से बता सकते हैं कहां पर प्रेशर ज्यादा होगा और कहां पर प्रेशर कम होगा। देखिए प्रेशर कहां ज्यादा होगा, ये जो रीजन है यहां पर हवाएं ऊपर उठ रही थी तो यहां पर लो प्रेशर जोन। कैसा? लो प्रेशर जोन। यहां पर हवाएं नीचे बैठ रही थी अश्व अक्षांश है तो यहां पर हाई प्रेशर जोन। ठीक है, ऊपर जाएंगे तो यहां पर भी देखिए जैसा आप देख पा रहे हैं हवाएं ऊपर की तरफ उठ रही हैं तो यहां पर भी लो प्रेशर जोन। इसी तरह से अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर में आए तो जैसे यहाँ पर लो प्रेशर जोन है, इसी तरह से ये भी हॉर्स लैटिट्यूड, यहाँ पर भी हाई प्रेशर जोन, इसी तरह से यहाँ लो प्रेशर जोन। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, इनके नाम मैं आपको बता दूं, सब पोलर हाई प्रेशर जोन। ठीक है, हाई प्रेशर बेल्ट भी बोल सकते हैं, जोन भी बोल सकते हैं। सब पोलर, ये जो है आपकी सब पोलर है, ये है सब पोलर लो प्रेशर जोन। ठीक है, ये है आपकी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन, और आपकी ये होगी ट्रॉपिकल लो प्रेशर जोन बेल्ट या फिर लो प्रेशर जोन। ठीक है, आज की वीडियो में मैं आपको सबसे सोच रहा था कि मैं आपको साइक्लोन पढ़ा दूं, लेकिन साइक्लोन पढ़ाने से पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए थी, जो ये प्रेशर बेल्ट्स हैं वो पृथ्वी पर किस तरह से डिवाइडेड है। ठीक है, अगर ये आपको पता है, और आप देखिए हवाएं आप सभी को पता है कोरियोलिस फोर्स के कारण, मैंने जो बताया था जब ये हवाएं नीचे की तरफ उतरेंगी तो कोरियोलिस फोर्स इधर की तरफ लगेगा। तो यहाँ पर जो हवाएं हैं उत्तरी गोलार्ध में, जो हवाएं नीचे की तरफ आएंगी जब ये सीधे आ रही होंगी तो इन पर एक फोर्स लगेगा तो ये हवाएं इधर की तरफ मुड़ जाएंगी, यानी सीधे हाथ की तरफ मुड़ जाएंगी। जब ऊपर से आ रही होंगी तो सीधे हाथ की तरफ मुड़ जाएंगी, ये आपको साइक्लोन में काम आएगा। तो यहाँ पर जो भी हवाएं हैं, देखिए मैं आपको समझा दूँ, जो हवाएं ऊपर से आएंगी वो इस तरफ विक्षेपित हो जाएंगी, जैसे ये आ रही थी हवा और इधर की तरफ मुड़ जाएंगी। ठीक है, इसी तरह से जब जो हवाएं दक्षिणी गोलार्ध से सीधी आ रही होंगी तो इस तरफ कोरियोलिस फोर्स लग रहा होगा हल्का सा, तो ये इधर की तरफ मुड़ जाएंगी। ज़्यादा कोरियोलिस फोर्स इफेक्टिव नहीं होता यहाँ पर, लेकिन जो भी होता है उसकी वजह से हवाएं इस तरफ मुड़ जाती हैं। अब जो हवाएं ऊपर की तरफ उठ रही हैं यहाँ पर, ये अपने राइट साइड में मुड़ेंगी, ये भी इस तरफ मुड़ जाएंगी। ठीक है, आपको हवाओं की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। अभी मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा यहाँ पर सेल्स में, आप ध्यान रखिए, जेट स्ट्रीम जो है वो आपको बताऊंगा। ठीक है, इसी तरह से जो हवाएं यहाँ नीचे आ रही होंगी वो इस तरफ मुड़ जाएंगी। ठीक है, तो ये हवाओं की डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने सीधे हाथ की तरफ मुड़ती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में आपके लेफ्ट की तरफ। देखिए अब ट्रेड विंड क्या होती हैं, जो मैंने आपको बताया था हवाएं ऊपर उठ रही थी शांत क्षेत्र में, इन्हें ही हम बोलते हैं ट्रेड विंड यानी व्यावहारिक पवनें। और एक आता है टर्म जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम किसे बोलते हैं? ये हवाएं ऊपर उठी तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये हवाएं ऊपर जो चल रही थी वायुमंडल में, ऊपर की तरफ जो चल रही हैं लगभग 15 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ये यहाँ पर इतनी जो मैंने दिखाई है हाइट, ये हाइट बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है। पृथ्वी की सतह पर ये हवाएं चलती हैं और ऊपर की तरफ ये हवाएं चलती हैं, इन्हें हम बोलते हैं जेट स्ट्रीम। तो ये जो है ये जेट स्ट्रीम होगी, ये वाली भी जेट स्ट्रीम है, ये वाली भी जेट स्ट्रीम है और ये भी जेट स्ट्रीम है। इसे बोलते हैं ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। ठीक है, इसे बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। इसे बोलते हैं पोलर जेट स्ट्रीम,
इनकी गति बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जेट स्ट्रीम आपको समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आएगी। अगर आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ जवाब दे दूँगा। और बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है हमारे किसी भी वीडियो से रिलेटेड, अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप भी है, टेलीग्राम चैनल भी है, दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। आप ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं, चैप्टर से रिलेटेड कौन सी वीडियो में आपको कोई दिक्कत आई तो आप बता सकते हैं, हम उसका सोल्यूशन जरूर करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करें, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।